हाय, नमस्कार बेटा। शुरू करते हैं आज की अपनी यात्रा। पिछली क्लास में हमने जो कंडीशनल जो अभी तक वाक्य जो देखे हैं, कंडीशनल सेंटेंस आपने जो पढ़े हैं कि कितने तरीके से कंडीशनल बनते हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस लगा लेते हैं ताकि प्रैक्टिस से चीज़ें और क्लियर हो जाएं, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आएगा। राइट, कॉन्फिडेंस कम्स बाय क्लैरिटी एंड क्लैरिटी कम्स बाय एक्शंस। तो थोड़े से एक्शंस करते हैं, थोड़े कर्म करते हैं ताकि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो सके। आइए, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं बेटा। पहला वाक्य आपके सामने है, इफ ही हैड नॉट हैड द लेकेडेजिकल लुक। देखना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा और वाक्य का मतलब क्या है। वही चार चीजें, प्रॉब्लम क्या है, एरर फाइंडिंग, प्रॉब्लम क्यों है, फिल इन द ब्लैंक, उसे ठीक कैसे किया जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और वाक्य का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। आइए, इफ ही हैड नॉट हैड द लेकेडेजिकल लुक ऑन हिज फेस ही वुड क्लियर द इंटरव्यू। बहुत ध्यान से देखें, हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है बेटा, हैड थर्ड, हैड नॉट हैड, इसका मतलब है नहीं था। राइट, अगर उसके चेहरे पर अगर लेजी लुक ना होती, ये एक वर्ड बड़ा प्यारा है, लैकेडेजिकल, ये एक ही वर्ड है बेटा। लैक के बाद ADAISICA, लैकेडेजिकल पढ़ा जाएगा, जिसका मतलब लेजी होता है बेटा। लैकेडेजिकल का मतलब होता है लेजी। इफ ही हैड नॉट हैड लेजी लुक, यानी कि लैकेडेजिकल लुक ऑन हिज फेस, ही वुड क्लियर। बेटा, इफ देयर इज मिक्सचर देयर इज एरर, अगर हैड थर्ड आ गया तो यहाँ पे आप कहोगे सर वुड फर्स्ट नहीं, वुड हैव थर्ड। ही वुड हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू। अगर उसके चेहरे पर सुस्त लुक ना होती तो वो इंटरव्यू क्रैक कर देता। भाई, चेहरा डेफिनेटली, जब आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो तो चेहरे पर एक बेहतरीन सी स्माइल होनी चाहिए। योर स्माइल कवर्स योर मिस्टेक्स बेटा। अगर डर भी लग रहा है, हेजिटेशन हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी चेहरे पर लैकेडेजिकल लुक नहीं होनी चाहिए, चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि स्माइल कनेक्ट्स अस। राइट, तो सैडनेस, उदासी, गंभीरता, ये अंदर से हमें तोड़ती है, जोड़ती नहीं है, और जो स्माइल है दैट कनेक्ट्स अस। राइट, वो हमें कनेक्ट करती है। तो अगर उसके चेहरे पर सुस्त लुक ना होती, ही वुड हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू को क्रैक कर देता। एक वाक्य हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैड द कांग्रेस नॉट सपोर्टेड द आम आदमी पार्टी, had the Congress not supported from the Aam Aadmi Party from outside, it would not be able to end the impasse brought about by the fractured December 8 verdict. अगर कांग्रेस पार्टी, हेड याद आया, हेड उठ के आ गया है तो इफ कट गया होगा, वैसे वाक्य रहा होगा इफ द कांग्रेस हैड नॉट। अब हेड है और थर्ड है, हेड थर्ड। अगर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट ना करती आम आदमी पार्टी को बाहर से, इट वुड नॉट बी एबल टू। बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहां पे इन्होंने कहा वुड नॉट बी एबल टू। ये वाक्य अपने आप में यहां पे गलत है। क्यों? जब हेड थर्ड आ गया तो वुड हैव थर्ड आएगा, और यहां पे होना चाहिए इट। और इट किसके लिए है? आम आदमी पार्टी के लिए। इट वुड नॉट हैव, और बी की थर्ड फॉर्म बीन, ये बनेगा बेटा इट वुड नॉट हैव बीन, क्योंकि वुड नॉट फर्स्ट नहीं बेटा, वुड नॉट हैव थर्ड बनेगा, क्योंकि आगे हेड थर्ड है। ये रहा हेड थर्ड। हेड, अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को बाहर से सपोर्ट ना करती तो आम आदमी पार्टी वुड नॉट हैव बीन एबल टू एंड द इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, जहां कोई प्रोग्रेस, वेयर देर इज नो प्रोग्रेस, गतिरोध, रुकावट। राइट, या तो गतिरोध या फिर हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, जो भी आप कह सकते हो। जो गतिरोध आया, ब्रॉट अबाउट, इम्पास ब्रॉट अबाउट, ब्रो अबाउट माने हैपन, बाय फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड आप जानते हो जो सही ना हो, बाय द फ्रैक्चर्ड December 8 वर्डिक्ट, वर्डिक्ट माने फैसला, यानी कि दिसंबर 8 का जो फैसला आया था, जिससे कि मतलब लटकी हुई विधानसभा मतलब प्राप्त हुई थी, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो अगर कांग्रेस पार्टी बाहर से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट ना करती तो दिसंबर 8 का जो फैसला आया, मतलब जिसमें पूर्ण बहुमत किसी विधानसभा को नहीं मिल पाया था, एक बार ऐसा फैसला हुआ था, तो आम आदमी पार्टी उस इम्पास को खत्म ना कर पाती, उस रुकावट से ओवरकम ना कर पाती, अगर कांग्रेस उसे सपोर्ट ना करती। हेड थर्ड, वुड हैव थर्ड, फिर से वही, इफ देयर इज मिक्सचर, इफ देयर इज मिक्सचर देयर इज एरर, इफ देयर इज नो मिक्सचर देयर इज नो एरर। तो वहां पे वुड नॉट बी की जगह आएगा वुड नॉट हैव बीन। अगला वाक्य, अब की बार आप बताइएगा क्या गड़बड़ है। देखिए, इफ माई फ्रेंड वीन्ड ड्रग्स ही वुड नॉट हैव किक्ड द बकेट एट द एज ऑफ 32। किक द बकेट का मतलब होता है सुसाइड कर लेना, मर जाना, दैट इज कॉल्ड किक द बकेट। और वीन का मतलब होता है किसी नशे की लत को छोड़ना बेटा, दैट इज कॉल्ड वीन। अगर मेरा दोस्त जो ड्रग्स की लत है उसको छोड़ देता, नशा मुक्ति केंद्र को बोलते हैं वीनिंग सेंटर्स। राइट, रिहेबिलिटेशन सेंटर, वीनिंग सेंटर। वीन का मतलब होता है किसी लत को, किसी आदत को छोड़ना बेटा। अगर मेरा दोस्त छोड़ देता, लत छोड़ देता ड्रग्स की, तो वो 32 की उम्र में सुसाइड ना करता या 32 की उम्र में अपनी जान ना देता। आपके हिसाब से बेटा कहां पे गड़बड़ है, देखना है प्रॉब्लम क्या है, क्यों है। शाबाश, बताइए, महसूस कीजिए, और आप बिल्कुल पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे। सर देर इज मिक्सचर, यहां पे क्या रहा है, वुड हैव थर्ड, ही वुड नॉट हैव किक्ड, यानी कि मरता नहीं। इफ माई फ्रेंड वीन्ड, वीन्ड
वीन का मतलब होता है कोई नशे की लत को छोड़ना बेटा, वीन, वीन्ड और वीन्ड होता है बेटा। सेकंड और थर्ड सेम है। सर हमें कैसे पता लगे कब सेकंड कब थर्ड? हम जानते हैं कि अगर अकेली है तो ये क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पे वीन्ड नहीं होना चाहिए बेटा, अगर पीछे वुड हैव थर्ड है तो अगर मैं यहाँ पे हेड लगा दूं, ये सेकंड है, तो यहाँ पे होना चाहिए इफ माई फ्रेंड हैड वीन्ड, WEANED, और हेड के बाद आने से ये कौन सी थर्ड? तो सेकंड नहीं आ सकती बेटा क्योंकि पीछे वुड हैव थर्ड है। इफ माई फ्रेंड हैड वीन्ड ड्रग्स, अगर वो ड्रग्स की लत को छोड़ देता, अगर वो ड्रग्स छोड़ देता, ही वुड नॉट हैव किक्ड द बकेट एट द एज ऑफ 32, तो 32 की उम्र में वो मरता नहीं, राइट? 32 की उम्र में वो जाता नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, किक द बकेट मीन्स कमिट सुसाइड। इफ एनी सैक्रोसैंक्ट मिनिस्टर केम टू पावर ही वुड करेक्ट द अनोमलीज ऑफ सिस्टम। सैक्रोसैंक्ट का मतलब नोबल होता है बेटा, पवित्र, नोबल हार्टेड। जो नोबल हार्टेड होता है, जो मतलब पवित्र दिल वाला होता है, दैट इज कॉल्ड सैक्रोसैंक्ट। अगर सैक्रोसैंक्ट मिनिस्टर, कोई बढ़िया मिनिस्टर अगर पावर में आ जाता है तो ही वुड करेक्ट द अनोमलीज। अनोमलीज माने एबनॉर्मेलिटीज। अनोमली का मतलब होता है बेटा ग्लिच, जो होता है ना, कमियां। अनोमलीज का मतलब है जो सिस्टम की कमियां हैं, यानी कि जितनी भी ग्लिच हैं, लैकुनाज हैं, आइडियोसिंक्रेसीज हैं, राइट? जितनी भी कमियां हैं, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर कोई नोबल हार्टेड इंसान, अगर कोई नोबल हार्टेड मिनिस्टर पावर में आ जाता तो वो सिस्टम की अनोमलीज को ठीक कर देता बेटा। तो आपके हिसाब से क्या, इफ एनी सैक्रोसैंक्ट मिनिस्टर केम टू पावर ही वुड, देखो बेटा, केम टू पावर, केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड, और यहां पे क्या आ रहा है, वुड फर्स्ट। इफ देयर इज नो मिक्सचर देयर इज नो एरर, नो मिक्सचर नो एरर, जैसा राइट टिक है इसका मतलब ये वाक्य भी राइट है। इफ एनी सैक्रोसैंक्ट मिनिस्टर केम टू पावर ही वुड करेक्ट द अनोमलीज ऑफ सिस्टम, वो सिस्टम की अनोमलीज को, सिस्टम की अभ्रंशताओं को, कमियों को ठीक कर देता। नेक्स्ट बेटा, ये वाक्य बिल्कुल सही है। If your father augured your listless nature, he would not have left this pivotal issue to your discretion. Discretion माने निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि। जो निर्णय की क्षमता है, डिसीजन टेकिंग पावर है बेटा, जो निर्णय की ताकत है उसे डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं बेटा। अगर आपके पापा अंदाजा लगा लेते, ऑगर्ड का मतलब गेस्ट, पहले से ही पूर्व अनुमान लगाना बेटा, फोरकास्ट कर लेना। अगर आपके पापा अंदाजा लगा लेते योर लिस्टलेस नेचर, लिस्टलेस माने बेटा केयरलेस, लापरवाह। अगर कोई शब्द मुश्किल लगे तो उसको तो मैं आसान कर दूंगा, पर वाक्य को आप ही को ढूंढना है। ही वुड नॉट हैव लेफ्ट दिस पाइवोटल इशू, पाइवोटल का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट, कोई चीज जो इंपॉर्टेंट होती है उसको पाइवोटल बोलते हैं। टू योर डिस्क्रिशन, अगर वो आपके केयरलेस नेचर का पहले से आपके पापा को अंदाजा होता तो वो इस इंपॉर्टेंट इशू को, इस इंपॉर्टेंट मुद्दे को आपकी निर्णय की क्षमता पर ना छोड़ते। बड़े ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे वुड हैव थर्ड साफ दिखाई दे रहा है, और जब दिख रहा है तो यहाँ पे ये सेकंड नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मैं हेड लगा दूं तो हेड लगाते ये थर्ड हो जाएगा और ये वाक्य हो जाएगा फिर ठीक। इफ योर फादर हैड ऑगर्ड योर लिस्टलेस नेचर ही वुड नॉट हैव लेफ्ट दिस पाइवोटल इशू टू योर डिस्क्रिशन। वो डिस्क्रिश आपकी मतलब अगर अंदाजे लगा लेते आपकी इस केयरलेस नेचर को, तो वो आपकी निर्णय की क्षमता पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कभी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट बेटा, इफ यू हैड रेजिलियंस यू वुड नॉट हैव बिकम अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट इसका मतलब होता है बेटा एक नेगेटिव इंसान, ऐसा इंसान जो खुद तो नेगेटिव है पर सामने वाले को भी नेगेटिव कर दे। गीले कपड़ों की एक खास बात होती है, अगर आप गीले कपड़े ओढ़े रहोगे तो वो एनर्जी शरीर से सैप कर लेती है, खींच लेती है। सूखे कपड़े एनर्जी देंगे, गीले कपड़े जो हैं वो एनर्जी जो है, शरीर की जो गर्मी है उसे सोख लेते हैं और शरीर को बीमार कर देते हैं। वेट ब्लैंकेट का मतलब एक नेगेटिव पर्सन जो खुद नेगेटिव है और अपने इफेक्ट से सामने वाले को भी सीलन से भर देता है, राइट? अगर बारूद में सीलन भर गया तो फिर आग नहीं पकड़ेगा। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब नेगेटिव पर्सन बेटा। इफ यू हैड रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है बेटा हार ना मानने का जो भाव है, नेवर यील्डिंग जो घुटने ना टिकाने का, हार ना मानने का जो अंदर से लड़ने का भाव है। यू वुड नॉट हैव बिकम अ वेट ब्लैंकेट, यहाँ पे वुड नॉट हैव बिकम, वुड नॉट हैव थर्ड है बेटा। यहाँ पे मेरे हिसाब से हेड हेड दो बार आना चाहिए, कारण मेरे पास रेजिलियंस है तो मैं बोलता हूँ आई हैव रेजिलियंस। जैसे आई हैव अ कार, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कार नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव अ कार, पर अगर मैं कहूँ कि अगर होती, इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव गिवन इट टू यू, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं वो गाड़ी आपको दे देता। ऐसे ही अगर उसमें, अगर तुम्हारे अंदर रेजिलियंस होती, अगर टिकने का भाव, लड़ने का भाव, जूझने का भाव होता, इफ यू हैड रेजिलियंस यू वुड नॉट हैव बिकम अ नेगेटिव पर्सन, यू वुड नॉट हैव बिकम अ वेट ब्लैंकेट। हेड थर्ड आएगा, ये हो गया हेड थर्ड और वुड हैव थर्ड। नेक्स्ट बेटा,
इफ हिज स्पीच वॉज नॉट पेनिजेरिक, पेनिजेरिक का मतलब होता है बेटा प्रशंसा से भरी हुई, फुल ऑफ प्रेज, फुल ऑफ प्रेज। अगर उसकी जो स्पीच है वो पेनिजेरिक ना होती, इफ हिज स्पीच वॉज नॉट पेनिजेरिक ही वुड गेट द फर्स्ट प्राइज। अगर मतलब इसमें एक तरीके से वो चापलूसी और स्तुति वाली भी हो गई। अगर उसकी स्पीच पेनिजेरिक ना होती, मतलब फैक्ट्स पर आधारित होती, सच्चाई पर आधारित होती, तो उसको फर्स्ट प्राइज मिलता। यहाँ पे वुड फर्स्ट दिखाई दे रहा है बेटा, और जब पीछे वुड दिख रहा है तो आगे ना इज ना एम ना आर ना वॉज, ये हमने बात की थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वर। इफ हिज स्पीच वर नॉट पेनिजेरिक ही वुड विन। या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं, वर को आगे लें, ये भी ठीक हो गया। एक और तरीका था ना, वर को उठा के आगे लिया तो इफ कट गया। वर हिज स्पीच नॉट पेनिजेरिक, वर हिज स्पीच नॉट पेनिजेरिक, पीछे सेम रहेगा, ही वुड गेट द फर्स्ट प्राइज। अगर उसकी स्पीच में कुछ ज्यादा ही प्रशंसा ना होती तो वो प्राइज जीत जाता बेटा, फर्स्ट प्राइज जीत जाता। नेक्स्ट, he would expiate later if he had missed the chance। expiate का मतलब होता है बेटा पछताना, रिग्रेट। रिग्रेट आप समझते हो, प्राश्चित करना, पछताना। कहते हो पछताता बाद में अगर वो इस चांस को मिस कर देता। देखो बेटा आगे पीछे फेंकने से कोई बात बदल नहीं गई, ये आ गया हेड थर्ड, राइट। अगर वो इस चांस को मिस कर देता तो बाद में पछताता। ही वुड एक्सपिएट, तो यहां वुड एक्सपिएट नहीं होना चाहिए बेटा, यहां पे आना चाहिए ही वुड हैव रिग्रेटेड, या फिर ही वुड हैव एक्सपिएटेड। तो यहां पे अगर हैव लगा दिया जाए तो वाक्य सही हो जाएगा। ही वुड हैव एक्सपिएटेड, यहां पे हैव आएगा बेटा। ही वुड हैव एक्सपिएटेड लेटर इफ ही हैड मिस द चांस। अगर वो चांस को मिस कर देता तो फिर बाद में उसे पछताना पड़ता, बाद में उसको प्रायश्चित होता। नेक्स्ट बेटा, अब ये देखो, इफ ही वुड हैव बीन कॉग्निजेंट ऑफ दैट पल्पेबल क्राइम ही वुड नॉट हैव डन दैट। अगर उसको होश होता उस क्लियर क्राइम का कि वो क्राइम करने जा रहा है। कई बार क्या होता है कि आप अपने मतलब कोई क्रिमिनल है, वो इतना मतिमंद हो गया, अपना बदला लेने के भाव में इतना अंधा हो गया कि उसे महसूस नहीं हो रहा। पेल्पेबल का मतलब होता है क्लियरली फेल्ट, जो चीज क्लियर हो कि हाँ मैं साफ तौर पे क्राइम करने जा रहा हूं। अगर वो अवेयर होता, कॉग्निजेंट का मतलब अवेयर होता है, अगर वो अवेयर होता कि वो क्राइम करने जा रहा है, उसका क्राइम, तो ही वुड नॉट हैव डन दैट। देखो बेटा यहाँ पे वुड हैव थर्ड है, इफ के बाद वुड थर्ड थोड़ी आ जाएगा बेटा, ऐसा तो कोई वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे वुड हैव नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वुड हैव थर्ड तो बाद में आता है। यहाँ पे आएगा इफ ही हैड, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म कौन सी, बीन। जैसे ये था ना बीन, तो वुड हैव कट के यहाँ पे बीन हम ना भी लगाएं तो ये तो है, यहाँ पे वुड हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड थर्ड। इफ ही हैड, और ये थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड बीन कॉग्निजेंट ऑफ दैट पेल्पेबल क्राइम, जो क्लियर क्राइम है, अगर उसका उसे पता होता तो ही वुड नॉट हैव डन ऑल दैट। तो फिर वो सब ये सब ना करता जो उसने कर दिया। हैड थर्ड वुड हैव थर्ड बेटा। इफ देयर इज मिक्सचर देयर इज एरर। अब इन्होंने क्या किया, इफ के बाद वुड हैव लगा दिया बेटा, ऐसे वाक्य थोड़ी होगा। इफ आई वुड हैव स्टडीड, ये वाक्य थोड़ी होगा। इफ आई वुड हैव स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। आई वुड हैव पास्ड, ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो पीछे वुड हैव थर्ड है, पर यहाँ पे वुड हैव थोड़ी होगा। यहाँ पे आएगा इफ आई हैड स्टडीड, ऐसे यहाँ पे बनेगा इफ ही हैड बीन। अगर वो कॉग्निजेंट होता, इफ ही हैड बीन कॉग्निजेंट ऑफ द दैट पेल्पेबल क्राइम, पेल्पेबल माने क्लियर, जो साफ तौर पे महसूस होता उसे पेल्पेबल कहते हैं बेटा। ही वुड नॉट हैव डन दैट, फिर वो उसको करता नहीं, वो तो अपने बदले की आग में अंधा हो गया था, नहीं महसूस कर पाया, इट वॉज नॉट पेल्पेबल टू हिम। नेक्स्ट बेटा, हैड द erstwhile CM ऑफ हरियाणा नॉट imposed एन इम्यूटेबल लॉ। इम्यूटेबल माने होता है स्ट्रॉन्ग, सॉलिड या अनचेंजेबल, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, ऑफ वेट ही वुड गेट वन मोर चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर erstwhile का मतलब होता है बेटा एक्स, जो पहले था अब नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्स। हैड द erstwhile CM ऑफ हरियाणा नॉट imposed एन इम्यूटेबल लॉ, इम्यूटेबल माने जिसे बदला ना जा सके, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड लॉ। अनचेंजेबल लॉ ऑफ वेट, वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है, राइट। और ही वुड गेट, यहां पे देखो इन्होंने क्या कहा, हेड आगे लिया, राइट। और यहां पे देखो थर्ड फॉर्म यहां पे है। ऐसे कई बार होगा बेटा, हेड उठ के आगे चला गया ना, ये वही इफ वाला वाक्य है, खुद से पहचानना होगा। हेड आगे गया तो इफ कट गया। वैसे वाक्य क्या रहा होगा, इफ द erstwhile CM ऑफ हरियाणा हैड नॉट, हेड उठ के आगे आ गया तो इफ कट गया। अगर जो पहला भूतपूर्व सीएम है, मतलब जो भूतपूर्व सीएम रहे हरियाणा के, अगर वो इम्यूटेबल लॉ वैट का ना लाते तो उन्हें एक और मौका मिलता गवर्नमेंट बनाने का, मतलब जीत जाते वो इस बार भी। ही वुड गेट नहीं आएगा क्योंकि वुड फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हेड थर्ड हमें दिखाई दे रहा है बेटा, और हेड थर्ड दिख रहा है तो
यहां वुड गेट नहीं होगा, यहां बनेगा वुड हैव, और गेट की थर्ड फॉर्म बेटा, गेट की थर्ड फॉर्म है गॉट, तो ये बन जाएगा वुड गेट की जगह वुड हैव गॉट। ही वुड हैव गॉट वन मोर चांस, ही वुड हैव गॉट वन मोर चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उन्हें गवर्नमेंट एक बार और बनाने का मौका मिलता। नेक्स्ट बेटा, द ट्राइस्ट बिटवीन ए एंड बी, ट्राइस्ट का मतलब एग्रीमेंट होता है बेटा, साठगांठ, समझौता, जो समझौता उनके अंदर था, इनके बीच में था, ए और बी के बीच में, वुड लास्ट लॉन्ग, वुड लास्ट लॉन्ग इफ बी हैड अबाइडेड बाय, अबाइड माने होता है पालन करना, फॉलो करना, पालन करना बेटा, द कंडीशंस ऑफ द कॉवेनेंट, कॉवेनेंट माने अग्रीमेंट, इसका भी मतलब समझौता है। जो कॉवेनेंट है, जो संविदा है, जो एग्रीमेंट, जो समझौता साइन होता है उसे कॉवेनेंट कहते हैं। अगर जो बी है वो सारे नियमों का, कंडीशंस का पालन करता, तो जो समझौता है वो लंबा चलता। अब डेफिनेटली यहां पे क्या कहेंगे, इट वुड, यहां पे देखो बेटा हेड थर्ड, इफ बी हैड अबाइडेड, हेड थर्ड आ गया, तो यहां पे होना चाहिए वुड लास्ट, नहीं वुड हैव लास्टेड, वुड हैव लास्टेड लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबा चलता। लास्ट का मतलब यहां पे खत्म होना, भाई खत्म नहीं होता, वुड हैव लास्ट, और लास्ट की थर्ड फॉर्म लास्टेड आए, वुड हैव लास्टेड लॉन्ग, लंबा चलता। हैड थर्ड, वुड हैव थर्ड। नेक्स्ट बेटा, इफ शी हैड थॉट्स ऑफ रिप्राइजल, अगर उसमें बदले की भावना होती, रिप्राइजल माने रिवेंज होता है बेटा, बदला, अगर उसमें बदले के भाव होते, इफ शी हैड थॉट्स ऑफ रिप्राइजल, इफ शी हैड थॉट्स ऑफ रिप्राइजल शी वुड नॉट हैव गिवन रिप्रीव टू रेनेगे, रेनेगेट का मतलब भगोड़ा, जो भाग जाते हैं पार्टी वार्टी छोड़ के, तो भगोड़ा रेनेगेट होता है बेटा, जो भाग गया, आपका साथ छोड़ के भाग गया, पार्टी छोड़ के भाग गया, ग्रुप छोड़ के भाग गया। अगर उसमें बदले की भावना होती, अगर उसमें बदले की भावना होती तो वो उस भगोड़े को माफ ना करती। रिप्रीव का मतलब माफी, रिप्रीव का मतलब माफी बेटा, फॉरगिवनेस। वुड हैव थर्ड दिखाई दे रहा है, और इफ देयर इज मिक्सचर, इफ शी हैड मेड थॉट्स, कोई ना कोई थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, इफ शी हैड गॉट थॉट्स, मेड थॉट्स, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है, पर यहां पे हम चाहें तो हैड दोबारा भी लगा सकते हैं। आई हैव थॉट्स ऑफ रिप्राइजल, तो हैड थर्ड हो जाएगा। इफ शी हैड थॉट्स ऑफ रिप्राइजल, ये वही है, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू, राइट। तो इफ शी हैड थॉट्स ऑफ रिप्राइजल शी वुड नॉट हैव गिवन रिप्रीव टू रेनेगेट, यानी कि वो भगोड़े को जो है माफी ना देती अगर उसमें बदले की भावना होती। नेक्स्ट, इफ यू आर रैप्ट इन योर स्टडिंग, रैप्ट का मतलब होता है पूरा ध्यान टिका देना बेटा, पूरा कंसंट्रेशन वाला, पूरा ध्यान टिकाने वाला, मतलब एनग्रॉस्ड होना जिसे बोलते हैं ना, एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड का मतलब पूरा ध्यान टिका होता है, जब और कहीं ध्यान है ही नहीं, सारा जो ग्रॉस है, सारा का सारा जो ध्यान है वो पूरा का पूरा किताब में, आई एम एनग्रॉस्ड इन माई बुक, इसका मतलब पूरा ध्यान टिका रखा है। इफ यू आर रैप्ट इन योर स्टडिंग, अगर आप अपने पढ़ने में ध्यान आपने टिका रखा है, यू वुड नॉट नोटिस माई एंटरिंग द रूम, अगर आप अपना पूरा ध्यान लगा होता, आपको आपको पता ही नहीं लगता कि मैं कमरे में आ गया, मतलब आप दीवार की तरफ मान लो मुंह करके पढ़ रहे हो और मैं दबे पैर आ रहा हूं, और फिर भी आपको पता लग गया, कहते भी तुम्हारा ध्यान नहीं, इसका मतलब पढ़ाई में, अगर तुम्हारा ध्यान होता पढ़ाई में तो तुम्हें पता ही नहीं लगता कि मैं कमरे में आ गया हूं। अब पीछे देखो बेटा, वुड, वुड फर्स्ट आ रहा है, वुड नॉट, तो यहां पे जब पीछे वुड आ रहा है तो बेटा ये वही तो वाक्य है। इफ यू वर रैप्ड इन योर स्टडिंग, अगर आप ध्यान टिका रखा होता आपने पढ़ने में, यू वुड नॉट नोटिस माई एंटरिंग द रूम, तो आपको मेरा पता ही नहीं लगता कि मैं एंटर कर गया। नेक्स्ट, आई विश यू प्रोपिशिएटेड योर सिस्टर, आई विश यू प्रोपिशिएटेड योर सिस्टर बिफोर टेकिंग दिस इडियोटिक स्टेप, बिफोर टेकिंग यानी कि उसने वो स्टेप ले लिया, पास्ट का रेफरेंस ये रहा बेटा, बिफोर का मतलब होता है पहले, सेंस आएगी बाद में, इसका मतलब ये पास्ट है ना, जैसे बिफोर द बॉम्ब ब्लास्टेड पास्ट में हुआ, काश, काश कि ऐसा होता, आई विश यू प्रोपिशिएटेड, और यहां पे सेकंड फॉर्म आ रही है बेटा, ये इडियोटिक स्टेप उठाने से पहले काश के तुमने, तो उसने तो उठा लिया ना, पहले उसने स्टेप उठा लिया, राइट, तो उसने स्टेप उठा लिया। आई विश, काश के तुम, प्रोपिशिएट होता है शांत करना, मेक हैप्पी, उसे समझाना बुझाना, राइट, उसे सही दिशा दिखाना, दैट्स कॉल्ड प्रोपिशिएट। आई विश यू प्रोपिशिएटेड नहीं बेटा, अगर पास्ट का रेफरेंस आ रहा है तो बनेगा इफ आई विश यू हैड प्रोपिशिएटेड, याद आया ना, आई विश के साथ था कि अगर पास्ट रेफरेंस हो तो हेड थर्ड, और अगर ना हो तो सेकंड होता है। तो बिफोर टेकिंग दिस इडियोटिक स्टेप, काश के ये इडियोटिक स्टेप उठाने से पहले ही आप अपनी बहन को मना लेते। आई विश यू हैड प्रोपिशिएटेड योर सिस्टर बिफोर टेकिंग दिस इडियोटिक स्टेप। नेक्स्ट बेटा, इफ हैड प्रीरोगेटिव ऑफ
फॉर एंटरिंग द लोकसभा आई वुड हैव, इफ आई, यहां पे आएगा बेटा, यहां पे आई भी है, इफ आई हैड प्रीरोगेटिव माने विशेष अधिकार, प्रीरोगेटिव का मतलब स्पेशल राइट होता है बेटा, विशेष अधिकार। वाक्य को पूरा लिखिएगा, इफ आई हैड, यहां बन गया, इफ आई हैड प्रीरोगेटिव ऑफ एंटरिंग, फॉर एंटरिंग द लोकसभा आई वुड हैव सीन क्वेरलस माने झगड़ालू, पॉलिटिशियंस इन देयर बेस्ट रोल, जो झगड़ालू पॉलिटिशियंस है उनका बेस्ट रोल देखने को मिलता, राइट, कि काम के अलावा झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, संवाद की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो बड़ा एक मुझे सबसे बेस्ट झगड़ालू लोग देखने को मिलते हैं, कहने की बात ये है, राइट, उनके बेस्ट रोल्स में मुझे क्वेरलस पॉलिटिशियंस देखने को मिलते हैं। अगर मुझे ये विशेष अधिकार होता, इफ आई हैड, और यहां पे बेटा हैड दो फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वाक्य बन जाएगा इफ आई हैड, और हैड फिर से लगेगा, क्यों, क्योंकि बेटा थर्ड फॉर्म लगाने के लिए, ये वही है ना, इफ आई हैड एड मनी, ऐसे इफ आई हैड एड प्रीरोगेटिव, अगर मेरे पास विशेष अधिकार होता, पीछे वुड हैव थर्ड आ ही रहा है, तो यहाँ पे सेकंड नहीं हो सकता बेटा, हैड थर्ड करना पड़ेगा। इफ आई हैड एड प्रीरोगेटिव फॉर एंटरिंग द लोकसभा आई वुड हैव सीन क्वेरलस पॉलिटिशियंस इन देयर बेस्ट रोल्स। नेक्स्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा हमने किए, और क्वेश्चंस कैसे लगे डेफिनेटली बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा मैंने कहा मास लेवल की कोई पढ़ाई नहीं, सारी क्लास लेवल की चीजें, और एक एक बात को बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझना है, राइट। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, देन टॉक टू मी, कोई भी वाक्य अटकता है, कोई चीज नहीं समझ में आई, राइट, फील फ्री टू टॉक टू मी, राइट। सो मेरा नंबर आप सबके पास है ही, वो गूगल पे भी है 9868339449। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, मुझे सुनने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए, और लगातार नोट्स बनाते रहिएगा बेटा। कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो एग्जाम में या कहीं भी अटक जाए बेटा। अगर अटक रहा है तो फिर या तो आप गड़बड़ कर रहे हो या फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एक नहीं बेटा 50-50 तरीके से, मतलब इतनी बार मेहनत करते हैं बेटा, जैसे 15-15 20-20 बार एग्जाम देते हैं, हार नहीं मानते और फोड़ के दिखाते हैं बेटा एग्जाम को। और अभी मैसेज लगातार आते रहते हैं, अभी एक बच्चे का मैसेज आया कि उसने बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर दिए, और आज पूरे ऑल ओवर इंडिया ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि उसका एग्जाम इंग्लिश की वजह से अटक जाए बेटा, राइट। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे बच्चे, और मैं चाहता हूं उस लिस्ट में आपका भी नाम शुमार हो जाए। सिर्फ वाक्यों को समझते चलो बेटा, और शब्दों और वाक्यों की पूंजी जब इकट्ठी हो जाएगी तो आप अपने आप से मानेंगे कि हाँ मैं पहले से बहुत ज्ञानी हो गया। यहाँ पे हमारे टाइम एंड टेंस की थियरी कंप्लीट होती है बेटा, जो हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन का जो फाउंडेशन का जो कोर्स चल रहा था उसकी थियरी कंप्लीट होती है, और अगली क्लास में टाइम एंड टेंस की बहुत बेहतरीन सी प्रैक्टिस, कुछ वाक्य हम करके देखेंगे, मैं आपसे करवा के देखूंगा, कोई वाक्य अटकेगा तो डेफिनेटली उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगली जो क्लास होगी उसमें बेहतरीन प्रैक्टिस होने वाली है टाइम एंड टेंस की, डू नॉट मिस इट। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।